हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और जैसा कि आप लोगों ने बताया था कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर माइक का प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? तो उस इश्यू को मैंने अभी सॉल्व करने का कोशिश किया है। तो आज से आपको फिर से रेगुलर बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चूंकि एग्जाम सामने है और आपको पता है कि ये आर्ट्स का क्लास है, तो इसमें हम लोग बेसिकली आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट को कवर करते हैं। तो आज हम लोग हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लेसन है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12 के लिए लेसन रामबाण की तरह है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन बनता है और एज वेल एज आपका थियरी भी क्वेश्चन इसमें आता है। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को डील करेंगे और बहुत अच्छी तरह से शानदार तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बहुत सारा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को इस चैप्टर में। तो वेरी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं और वेलकम करते हैं आपका। तो ये चैप्टर क्या है? राजा, किसान और नगर, किंग, फार्मर्स एंड टाउन। राजा, किसान और नगर एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना इंडियन हिस्ट्री में इसका महत्व भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो वेरी फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि भाई ये चैप्टर डील करता है किस चीज के बारे में। तो हमने इससे पहले एक अध्याय पढ़ा है, जो अध्याय था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कब आया, कैसे आया, इसके बारे में पूरा इन डिटेल्स मैंने आपको बताया है कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कैसे होती है और ये पूरा सभ्यता किस तरह से चलता है। अब बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद क्या हुआ। मैंने हड़प्पा के पतन के कारणों को भी बताया, जो संभावित कारण थे। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है, उसके बाद एक और नई सभ्यता का विकास होता है जिसे वैदिक सभ्यता कहा गया। और वैदिक सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता को फिर दो खंडों में बांटा गया, एक ऋग्वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। तो उत्तर वैदिक सभ्यता के बाद जो डेवलपमेंट हुआ नगरों का, वो अति तीव्र गति से होने लगा। यानी कि टाउन्स बनने शुरू हो गए थे, किंग्स बनने शुरू हो गए थे, फार्मर का अलग अलग जोन बनने शुरू हो गया था। तो सारी चीजें एक नए और व्यवस्थित ढंग से शुरू हो गई थी। तो उस काल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसमें बेसिकली हम लोग जानेंगे कि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है और महाजनपद काल से उसका लिंक जो है वो कैसे है। तो ये पूरा चैप्टर बेसिकली इसके बारे में डील करता है। तो लेट अस स्टार्ट वेरी फर्स्ट की वैदिक सभ्यता क्या थी। मैंने इसका लेक्चर भी अपलोड कर दिया है, जो कि ग्रेजुएशन का सेमेस्टर का लेक्चर है। आप लोग चाहें तो इसको खुद से भी एक बार स्टडी कर सकते हैं और वीडियोस भी है प्लेलिस्ट में, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वैदिक सभ्यता इन शॉर्ट आप जान लीजिए कि वह वेदों से बनी सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वेदों से बनी सभ्यता यानी कि चार प्रकार के वेद थे, ठीक है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के मिलने से एक सभ्यता बनकर आई थी, जिस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता दिया गया था। वैदिक सभ्यता ये हड़प्पा के बाद की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के जैसे ही अंत हो जाता है, उसके बाद एक सभ्यता आती है, एक नई सभ्यता विकसित होती है, जिसे वैदिक सभ्यता कहा गया। तो आप ध्यान में इतना रखिएगा कि भाई वेदों से बनी सभ्यता वैदिक सभ्यता कह रहे हैं, और ये सभ्यता आई कब थी? तो आप कहिएगा हड़प्पा सभ्यता के बाद आई थी ये सभ्यता। राइट, इतना दूर तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या था कि वैदिक सभ्यता के बाद जो समय आता है उसे परिवर्तन का काल कहा गया है। परिवर्तन का काल माने एरा ऑफ चेंज। क्या चेंज होता है? तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। कुछ भी जो वैदिक सभ्यता में था, उन सारी चीजों में क्रमिक रूप से आहिस्ता आहिस्ता परिवर्तन देखना हम लोग शुरू करेंगे और उसको देखेंगे कि किस प्रकार से परिवर्तन आया और क्या क्या परिवर्तन आ गए थे। तो वेरी फर्स्ट आप जान लीजिए कि राज्य और नगरों का विकास होना शुरू हो गया था। मतलब अब जो था ना, वैदिक सभ्यता जो ग्रामीण सभ्यता थी, उस ग्रामीण सभ्यता से उभर कर कहीं ना कहीं ये सभ्यता नगरों की ओर बढ़ रही थी। तो नगरों का विकास होना शुरू हो गया था, राज्य और नगरों का विकास होना शुरू हुआ था। दार्शनिक विचारधारा जो थी वो प्रबल होने लगे थे। यानी कि भाई हम लोग अपना डेवलप कैसे कर सकते हैं, हम लोग अपने आप को प्रतिष्ठित कैसे कर सकते हैं, डेवलप कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि आगे अचीवमेंट अच्छा हो। समझ में आ रहा है? तो ये सारे फिलॉसफी का विकास भी होना शुरू हो गया था। किस काल में? तो इसी काल में। इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ था कि दो नए धर्म बन गए थे सर। एक था जैन धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। यानी बौद्ध और जैन दो नए धर्म बनने शुरू हो गए थे। तो इन दोनों धर्मों के आने से एक जो सनातन परंपरा जो चली आ रही थी वैदिक सभ्यता से, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुई थी और लोगों ने इन धर्मों को माना भी था, इसके अनुयायी भी बहुत सारे बने
और क्रमिक रूप से ये धर्म फैलता चला गया। फिर आगे के क्लासेस में आपको बताऊंगा कि फिर बौद्ध और जैन धर्म की संख्या इतने हमारे देश में कम क्यों है, वास्तव में ये फिर कमा कैसे, किस काल में इसका फिर से जाकर इसका पतन होना शुरू हुआ और फिर से सनातन सभ्यता उभरने लगी थी। तो ये बात अलग था, पर उस समय में बौद्ध और जैन दो नए धर्म बहुत ही बेहतरीन ढंग से पनप रहे थे, भगवान बुद्ध और महावीर जैन के नेतृत्व में। तो ये सभ्यता की ये विशेषता थी। साथ में महाजनपद का विकास हुआ। हमने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा है, ठीक है। 16 महाजनपद क्या थे, किस प्रकार थे, थोड़ा सा उसको डिटेल्स में हम लोग आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो महाजनपद का विकास कैसे हुआ कि छोटे छोटे राज्य मिलकर जन बना रहे थे, छोटे छोटे जन मिलाकर जनपद मिला रहे थे, बना रहे थे, और जनपदों का विकास होते होते वो महाजनपद का रूप ले रहे थे। तो पूरे अखंड भारत को मूल रूप से 16 महाजनपद में बांटा गया है। अखंड भारत कहने से तात्पर्य चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के समय का जो भारत का जो मैप है उसे अखंड भारत कहा जाता है। तो उसमें 16 महाजनपद थे। जैसा कि अभी आपको पता होगा कि इंडिया का जो एरिया है वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास का है, पर अखंड भारत जो था वो 84 लाख वर्ग किलोमीटर के अप्रोक्स, इतना इसका मतलब एरिया था। आप सोच सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं कि हमारा अखंड भारत कितना बड़ा था। फिर हमारी सभ्यता किस प्रकार से पतन को आई और 32 लाख में आकर सिमट गई, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है समझने का। आगे क्लासेस में मैं इसके बारे में भी आपको इन डिटेल्स बताऊंगा, पर फोकस करते हैं अभी 16 महाजनपद पे। तो 16 महाजनपद क्या क्या थे। पहला जनपद था अंग। पहला महाजनपद क्या था, अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी, हाँ बिल्कुल चंपा। दूसरा मगध था, जिसकी राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह थी। याद रखिएगा, चंपा की राजधानी बार बार, चंपा किसकी राजधानी थी ये पूछा जाता है, ये अंग की राजधानी थी। और मगध की 2 राजधानियां थी, यानी कि गिरिब्रिज या राजगृह कह लीजिए। काशी, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी यानी बाबा विश्वनाथ की नगरी। अब हम लोग इसके बाद क्या है, तो कौशल। कौशल की राजधानी, यहाँ कौशल होगा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या थी। वज्जी, वज्जी की राजधानी विदेह, मिथिला या वैशाली मान लीजिए। विदेह मिथिला थी और बाद में लिच्छवियों ने इसकी राजधानी को वैशाली में स्थापित किया था। ये बाद का टॉपिक है। मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी। चेदी, चेदी की राजधानी जो थी वो शक्तिमती थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल अहिछत्र, मत्स्य विराटनगर, सूरसेन मथुरा, अश्मक पोतन या पोटली, अवंती उज्जैन, कंबोज हटक, गांधार तक्षशिला। ये भाई 16 महाजनपद इतने इंपॉर्टेंट हैं कि एक सवाल इससे बन जाता है कि ये किसकी राजधानी थी या इस महाजनपद की राजधानी क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये 16 महाजनपद तो आपको याद करना है, इसलिए मैंने इसका लिस्ट दे दिया है, इसको आराम से वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। 16 महाजनपद की राजधानी आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक ऑब्जेक्टिव 1 से 2 प्रश्न इससे बन ही जाते हैं महाजनपद से, एमसीक्यू सेक्शन के। तो अब बात था कि महाजनपद का विकास हो गया था, साथ में लोहे का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होने लगा। मगध नसर लोहे का बहुत ही रिच, मतलब खदान वहां पे, कारखाने वहां पे बनने लगे थे। खदानों से लोहा कच्चा रॉ निकाला जाता था और कारखानों से पकाकर तलवार बनाया जाता था। इसलिए अस्त्र शस्त्रों की कमी नहीं थी, और अस्त्र शस्त्र की जब कमी नहीं होगी तो वो राज्य ऑटोमेटिक, वो महाजनपद मतलब बड़ा होने लगेगा, विकसित होने लगेगा। तो यही कारण था कि मगध द बॉस बन गया था, ठीक है। धान का पौधा रोपण, यानी कि अब कृषि की परंपरा डेवलप होगी। जैसे कि चैप्टर में मैंने आपको पहले ही बताया, चैप्टर का नाम ही है राजा, किसान और नगर, यानी कि किसान भी इस काल में विकसित हुए और कृषि की एक नई पद्धति, नई टेक्नोलॉजी ने विकास करना शुरू कर दिया। नवीनतम हलों का प्रयोग, खेतों के सिस्टमेटिक ढंग से बोना, सिंचाई करना, सारी पद्धतियां शुरू हो गई थी। एक तरह से कह लीजिए कि ये एरा ऑफ रेवोल्यूशन था, एक क्रांतिकारी युग था, एक परिवर्तन का युग था, जब सब कुछ बदल रहा था। जैसे कि वर्तमान समय जो है एक परिवर्तन का दौर चल रहा है। आप देख रहे हैं कि हम 2G से 3G, 3G से 4G, अब 4G से 5G में स्विच करने जा रहे हैं। तो समय तो बदलता जा रहा है ना, टेक्नोलॉजी विकसित होती जा रही है। तो उस समय के माफिक, उस समय के विचार से चलेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन, क्योंकि आदि मानवकालीन सभ्यता के बाद से ये पहला वक्त था जब इंसान ने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया था। एक नया युग शुरू हो गया था, एक नई तरह की सभ्यता विकसित हो रही थी। समझ में आ रहा है। तो इतना आप याद रखिएगा कि लोहे का प्रयोग और धान के पौधे का
रोपण शुरू हो चुका था। अब जनपद और महाजनपद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महाजनपद की राजधानी तो मैं बता चुका हूँ, पर जनपद और महाजनपद होता क्या है? तो छोटे छोटे राज्य मिलकर, छोटे छोटे क्षेत्र मिलकर जन बनाते हैं, जन को मिलकर जनपद, और जनपद के मिलने से महाजनपद उभर कर आता है। तो याद रखिएगा, राज्य को जन कहा जाता है। इसका वर्णन ऋग्वैदिक युग में राज्य को जो है वो जन कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल जब चल रहा था उस समय राज्य को क्या कहा जाता था? तो कहिएगा जन कहा जाता था, राइट। अब क्या होता है, ध्यान दीजिए, 6ठी शताब्दी में महाजनपद का अस्तित्व आता है। 6th सेंचुरी में महाजनपद का अस्तित्व आता है, मतलब नए तौर से महाजनपद की शुरुआत हो जाती है। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म के एक विशेष रूप से जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का भगवती सूत्र में महाजनपदों का विशेष उल्लेख मिलता है, जिसमें से अंगुत्तर निकाय को ज्यादा ट्रस्टेड माना गया। इसको याद रखिएगा, जैन धर्म के भगवती सूत्र से कहीं ज्यादा ट्रस्टेड बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय को माना गया, क्योंकि इसमें महाजनपदों की जानकारी जो है वो बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से मिलती है। अंगुत्तर निकाय में राजा का शासन शुरू हो गया था, राजा शासन करने लगे थे, एक नई तरह की पद्धति शुरू हो गई थी शासन की, राजा के हाथों में शासन की बागडोर चली गई थी, और एक नए प्रकार का सिस्टम उभर गया था कि भाई हमको राजा के अंडर में शासित होना है। साथ साथ में क्या हुआ कि किसान और व्यापारी पर टैक्स लगाया गया, कर लगाया गया। भाई आप उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन कीजिए, अच्छी तरह से कीजिए, आपको करने का पूरा अधिकार है, पर साथ साथ में आपको राजा को क्या देना पड़ेगा? टैक्सेशन देना पड़ेगा, राइट। समझ में आ रहा होगा। स्थायी सेना राजा रखने लगा था। मैंने कहा उत्तर वैदिक काल में राजाओं के पास कोई स्थायी सेना नहीं था, पर यहाँ पे क्या होता है, उत्तर वैदिक काल के बाद जैसे ही महाजनपद का युग आता है, राजा के पास एक स्थायी सेना होने लगा था। उसके सेना में सेनापति, कमांडर्स, बहुत सारे जो पोस्ट है वो बहाल किए जाने लगे थे, जो सेना को क्या करते थे? संचालन करते थे, और उनके संचालन के एवज में उन्हें अच्छे अच्छे इनाम दिए जाते थे, तोहफे दिए जाते थे, जमीनें दी जाती थी, रहने के लिए महल मिलता था। एक तरह से सोच लीजिए कि वर्तमान समय में जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट इंडिया को सुरक्षित रखने के लिए जिस प्रकार से नौकरशाही के पद बनते हैं ना, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये सारे पद बनते हैं, आईएफएस, तो अभी वर्तमान स्थिति में इसी पद का तुलना आप उस समय के नौकरशाही से कर सकते थे, जो सेनापतियों का नेतृत्व होता था, या फिर जो मेन कमांडर्स का नेतृत्व होता था, सेना में जो सब लोग लड़ते थे उसमें से मुख्य सिपाही का नेतृत्व होता था, तो उस समय उन्हें नौकरशाही का पद दिया गया था, यानी कि नौकरशाही की परंपरा उस समय भी व्याप्त थी। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। गण और संघ स्पेशली पूछा जाता है कि गण और संघ होता क्या है। ध्यान रखिएगा, गण कई सदस्यों का एक समूह कहलाता था, एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल्स। जैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना, 10, 20, 50 लोग रहते हैं, उस तरह छोटे छोटे लोगों का जो ग्रुप होता था, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो लोग इकट्ठा होते थे, तो उन ग्रुप्स को क्या कहते थे? गण कहते थे। इसको थोड़ा सा ध्यान में आपने रखना है। चलो, तो अब क्या है बात कि संघ क्या होता था? तो संघ होता था संगठन। जब छोटे छोटे गण मिल जाते थे आपस में सेम विचारों को लेकर, तो क्या बना देते थे? वे संघ बना देते थे। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब हम लोग पढ़ते हैं मगध द बॉस के बारे में, कि भाई मगध क्यों बॉस था। 16 महाजनपद हमने पढ़ा, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद हम मगध को ही क्यों ले, क्यों कहें हम मगध को बॉस, कारण क्या था इसके पीछे, तो जान लीजिए। पहले तो मगध की स्थिति कह ले तो वर्तमान में ये बिहार में स्थित है, ठीक है। और प्रारंभ में इसकी राजधानी राजगृह थी, जो एक किले बंद राजधानी थी, मतलब चारों तरफ से ये ना सुरक्षित था, ये पूरा सुरक्षित राजधानी था, सेफ था, और यहीं पे राजा का महल हुआ करता था। 4th सेंचुरी में, कहीं 4वीं शताब्दी में इसका राजधानी जो है पाटलिपुत्र कर दिया गया था। और आपको पता होगा कि उदयन जो थे, उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो फिर उसने क्या किया, जो राजधानी थी उसको राजगृह से उठा के फिर पाटलिपुत्र ले गए थे। कौन? उदयन। तो आगे देखिए, हेमचंद्र राय के बारे में पढ़ते हैं। ये एक इतिहासकार है, इनका क्या मानना है? तो इतिहासकार हेमचंद्र राय कहते हैं कि बिंबिसार से लेकर जो मगध का उत्कर्ष शुरू होता है ना, वो जस्ट अशोक के कलिंग युद्ध में उसके तलवार के म्यान में जाने के बाद ही बंद होता है। यानी कि मगध बिंबिसार के समय में जब मगध का शासन स्टार्ट होता है, पहले शासक के रूप में बहुत जगह कहा गया बिंबिसार को, तो वो शासन जो शुरू होता है ना, तो हेमचंद्र राय कहते हैं कि वो शासन तब तक मगध चलता जाता है, तब तक मगध बढ़ता जाता है, मगध के सामने कोई टिकता ही नहीं। कब तक? जब तक कि अपने तलवार को शांति नहीं दे देते हैं। कौन? कलिंग युद्ध में अशोक, राइट, याद रखिएगा इसको। तो अशोक की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था। कलिंग के युद्ध में इतना भीषण रक्तपात हुआ था
कि कलिंग में कहा जाता है कि कोई पुरुष ही नहीं बचा सर। जो कलिंग का युद्ध लड़ने आएंगे तो उसके लिए कोई पुरुष ही नहीं बचा, इतना भीषण रक्तपात हुआ, इतना ज्यादा मार काट हुआ। तो अशोक जब क्षेत्र का दौरा करने गए तो देखिए चारों ओर लाशें ही लाशें हैं। और अशोक की सेना बहुत विशाल थी, कलिंग की सेना बहुत छोटी थी, पर कलिंग के लोगों ने अशोक की सेना का बहुत ही वीरता से सामना किया था। पर कहते हैं कि मनुष्य में मनुष्यत्व भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, ह्यूमैनिटी भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो अगर ह्यूमैनिटी खत्म हो जाता है ना तो वो इंसान ही खत्म हो जाता है। तो अशोक जब अपने क्षेत्र का दौरा करने जाते हैं, देखते हैं तो इतने सारे खून खराबे को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। अशोक के मन में विचार आता है, ये मैंने क्या किया, दैट्स नॉट गुड एट ऑल, ये होना नहीं चाहिए था। इतना भीषण रक्तपात के अलावे भी तो कोई रास्ता था। थोड़े से स्वार्थ के लिए, अपने निजी राज्य में इसे मिलाने के लिए कलिंग को मैंने ये क्या कर डाला, इतना बड़ा नरसंहार। तो कलिंग की महिलाएं भी युद्ध करने आ गई थी। अशोक ये देखते हैं, अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। हृदय परिवर्तन के बाद अब अशोक क्या करते हैं, शस्त्र का त्याग कर देते हैं, धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। अपने जैन धर्म की परंपरा को, उन्होंने जैन धर्म को स्टार्टिंग में अडॉप्ट किया था, बाद में ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और शस्त्रों का त्याग करके बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब बुद्ध की शरण में चले जाते हैं, राइट। और धम्म का प्रचार करते हैं। धम्म यानी भाई किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, बेफिजूल किसी से लड़ना नहीं, किसी पे अत्याचार नहीं करना, इस तरह के विचार उनके मन में आ जाते हैं। अब वो सभी को प्यार का पाठ पढ़ाना शुरू करते हैं। एक तरह से कह लीजिए तो इतना खून खराबा होता है उनका, एक तरह से कह लीजिए हृदय परिवर्तन हो जाता है, सारी चीजें बदल जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अशोक अपने बेटे बेटी को यानी पुत्र पुत्रियों को भी, संघमित्रा को भी भेजते हैं श्रीलंका, है ना। और श्रीलंका जाने के बाद उनके पुत्र और पुत्री मिलकर भी वहां पे भी जैन धर्म का प्रचार करते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि आने वाली पीढ़ियों में फिर मगध का शासन धीरे 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 कमजोर पड़ जाता है और मगध का धीरे 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 पतन हो जाता है। पर अगर अशोक ने अपनी म्यान में तलवार को ना रखा होता, अपने म्यान में तलवार को ना रखा होता, तो आप जान लीजिए सर कि इतना तो कंफर्म था कि आज भारत भूमि की दशा और दिशा कुछ और होती। अशोक के शस्त्र त्याग के बाद से ही फिर अफगानों को, उज्बेकों को और उस साइड के जितने सारे आक्रमणकारी थे, ठीक है, उन सभी को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला, मौका मिला। यहां तक कि कहा जाता है कि अगर अशोक ने इस सिलसिले को बंद नहीं किया होता तो भारत में कभी मुगल आते ही नहीं। इतनी बड़ी बात है, आप सोचिए। तो कहीं ना कहीं उसके बाद से भारत की जो सत्ता थी, संस्कृति थी, परंपरा थी, उसका पतन भी होना शुरू हो जाता है। कहते हैं जहां राजा अहिंसक हो जाते हैं वहां प्रजा नपुंसक हो जाती है, कुछ ऐसा ही सिलसिला हुआ। अशोक के शस्त्र त्याग के बाद पूरा मगध बिखर जाता है, धीरे 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 मगध का पतन स्टार्ट हो जाता है। हालांकि बाद के राजाओं ने इसे संभालने की कोशिश की, पर अब जो था ना, वो गाड़ी कहते हैं ना प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है, तो कुछ इस टाइप का हाल हो गया था, राइट। तो याद रखिएगा कि मगध का पतन हो जाता है। ये जो मैंने आपको बताया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी बातें हेमचंद्र राय के अनुसार कह रहा हूँ, यानी हेमचंद्र राय जो इतिहासकार थे उनका ही मानना है। अब देखिए मगध बॉस क्यों है, वाई मगध बॉस कैसे बना, क्यों बना, क्या इसके पीछे केवल महत्वाकांक्षी शासक ही थे, महत्वाकांक्षी राजा ही थे, या इसके पीछे और भी कारण था। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चंस पूछ देता है कि बताइए कि मगध जो है वो बॉस कैसे बना, यानी कि मगध का उत्कर्ष किस प्रकार हुआ, मगध किस प्रकार से सभी महाजनपदों में श्रेष्ठ बन गया। समझ में आ रहा है ना। तो इसका आंसर कैसे करें, तो ध्यान दीजिएगा। पहला बात कि ये चारों ओर से ना पहाड़ी से घिरा हुआ था, तीन तरफ से तो एकदम सुरक्षित रूप से घिरा हुआ था, पहाड़ी से, बड़े बड़े पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उन पहाड़ों को पार करके, उस समय कोई जेट फाइटर तो था नहीं, एयरक्राफ्ट भी नहीं था जो ऊपर से हमला कर देगा, है ना। किसी भी सेना को अगर लड़ना होता था तो वो थल स्थल की सीमा को पार करके ही लड़ सकता था। तो चारों ओर पहाड़ी से घिरे रहने के कारण एक फायदा बहुत बड़ा जबरदस्त था कि बाहर की सेनाओं से ये सुरक्षित था, जल्दी इस पर कोई अटैक नहीं कर सकता था, और जिसने भी प्रयास किया उसे मुंह की खानी पड़ी, है ना। तो दूसरी बात थी कि उपजाऊ भूमि। सर भूखे पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, अगर प्रजा भूखी रहेगी, प्रजा में अभाव रहेगा तो प्रजा लड़ाइयां कैसे लड़ेगी, पर ऐसा नहीं था। मगध जो था ना वो बहुत उपजाऊ क्षेत्र में था, वहां पे सोन और गंगा नदी का एक तरह से कहिए वरदान था। पूरी उपजाऊ भूमि होने के कारण सिंचाई की कोई असुविधा नहीं थी, और गंगा तो आपको पता है सदा निरा है,
12 ही महीना उसमें पानी का पूरा धारा प्रवाह बहता रहता है। और इसी कारण से उपज अच्छी थी, फसल अच्छी होती थी, लोगों को खाने पीने का अभाव नहीं था, लोगों का जो दैनिक जीवन था, जो लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ था, वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा था। समझ में आ रहा है? तो दूसरा कारण ये भी था। तीसरा था कि अन्य महाजनपदों से इसकी जनसंख्या भी ज्यादा थी, यानी कि पॉपुलेशन जो था इसका ज्यादा था। दूसरे महाजनपदों से कंपैरिजन करेंगे तो आपको मिलेगा कि मगध का जो पॉपुलेशन था वो कंपैरेटिवली ज्यादा था। ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा सेना, ज्यादा मजबूती, ज्यादा सुरक्षा। एक तंग बल होता है सर, जितना गठर मजबूत होगा ना, उस लकड़ी को तोड़ना, उस गठर को तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा था कुछ मगध का सिस्टम। पॉपुलेशन अन्य महाजनपदों की तुलना में कुछ ज्यादा थी, इसी कारण से ये मजबूत भी था। जंगलों में हाथी प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। मगध का जो क्षेत्र था, वर्तमान क्षेत्र जो झारखंड भी है, ये भी कभी ना कभी मगध का ही हिस्सा हुआ करता था। तो हाथियों की संख्या, आपको तो पता है हमारे लोकल में कितने सारे हाथी आते जाते रहते हैं। तो हाथी जंगल में अवेलेबल थे और हाथियों को पहले बस में किया जाता था और किसी भी युद्ध में हाथियों का बहुत एडवांटेज लिया जाता था, बहुत अच्छी तरह से हाथियों का यूज किया जाता था। तो इसी कारण से एक कारण तो ये भी था कि हाथी होने के कारण मगध जो था वो सेना सैनिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली बन चुका था और अच्छे हाथी के संचालक भी वहां थे। हाथी को कंट्रोल करने वाले, सेना में यूज करने वाले अच्छे अच्छे संचालक भी थे। महत्वाकांक्षी शासक थे, ये तो बहुत बड़ी बात है, इसके बिना तो संभव ही नहीं था। महत्वाकांक्षी शासक भी थे, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य कह लीजिए, बिंदुसार कह लीजिए, या फिर अशोक कह लीजिए, या फिर आर्य वंश के अजात शत्रु कह लीजिए। सभी शासक को आप जब पढ़ेंगे इनकी इतिहास की गाथाओं को, आपको पता चलेगा ये बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। इन्होंने जीवन में जब लड़ाइयां लड़ी ना, ये मुड़ के पीछे देखे ही नहीं, जीतते चले गए लड़ाइयों को, लगातार बार बार संघर्ष करते चले गए। कभी अगर मुश्किल असुविधा होती भी थी तो ये मुड़कर नहीं देखते थे, लड़ते चले जाते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज था कि शासक महत्वाकांक्षी थे। सोन नदी व्यापार और कृषि का मतलब मार्ग खोल दी थी सोन नदी। इस प्रकार से एक तो लबालब पानी, ऊपर से व्यापार, इस पार से उस पार जाके, सोन के क्षेत्र में पार जाके व्यापारी व्यापार करके आया करते थे। और मगध के पास चूंकि व्यापार की चीजें भी थी, वस्तुएं भी थी, तो मगध का एक तरह से इस प्रचार भी हो जाता था कि भाई मगध एक धनी जगह प्रदेश है, इस क्षेत्र के लोग धनी हैं। समझ में आ रहा है ना? तो कृषि और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी सोन नदी एक बहुत महत्वपूर्ण नदी थी और इसका एडवांटेज मगध के लोगों को मिल रहा था। लोहे की खान, लोहे का खान बनना शुरू हो गया था। खानों से लोहा निकाला जा रहा था, कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल निकाला जा रहा था और उसको ले जाके फिर फैक्ट्री में गलाकर तलवार, औजार, अस्त्र शस्त्र, डेली का यूज का सामान, बहुत सारी चीजें लोहे से बनने लगी थी। हमने पढ़ा कि वैदिक सभ्यता तक में लोहे का कोई नामो निशान नहीं था। उत्तर वैदिक काल में कहीं इसके एंड में जब 16 महाजनपद आता जाता है ना, तो इसी के आने के साथ साथ ये जो एंड स्टेज में लोहे के खानों का खोज होता है और मगध इसका बहुत बड़ा एडवांटेज लेता है। इसलिए कारण से मगध के पास मजबूत औजार थे, अस्त्र शस्त्र थे, सामने की कोई सेना लड़नी नहीं चाहती थी उसे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि भाई लोहे का होने के कारण ही मगध किसी न किसी रूप से सैनिक रूप से मजबूत हो गया था। चाणक्य जैसे गुरु थे सर, चाणक्य, चाणक्य नीति आपने सुना होगा ना, चाणक्य जैसे गुरु थे। चाणक्य कह लीजिए, कौटिल्य कह लीजिए, विष्णुगुप्त कह लीजिए, दिमाग की इतने इंटेलिजेंट, तरह तरह की युद्धों की नीति के अपनाते थे, शासकों को तरह तरह के आइडिया देते थे और उन्हीं आइडिया को लेकर शासक विजयी भी होते थे। आप सोचिए, चाणक्य की नीतियों के कारण सिकंदर भाग गया इंडिया से। आप इस बात को सोच सकते हैं? अलेक्जेंडर जिसने दुनिया जीतने की शपथ ली थी, घूमता हुआ भारत आता है, आंधी से टकराता है, पोरस से टकराता है, फिर मगध की ओर नहीं जाता। कुछ तो कुटिलता चाणक्य ने की होगी ना। तो चाणक्य जैसे महामंत्री होने के कारण भी मगध को इसका एडवांटेज मिला और चाणक्य ने 3 राजाओं का शासनकाल देखा था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का भी शासनकाल देखा, बिंदुसार का भी शासन देखा और अशोक का भी शासनकाल देखा। तीनों राजाओं का शासनकाल देखा सर इसने और बहुत ही अलग उम्दा ढंग से शासन को बढ़ाया, चलाया। इसलिए चाणक्य, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में उत्कृष्ट कार्य करता है ना, उसका कंपैरिजन हम लोग क्या किससे करते हैं? चाणक्य से। आपको पता होगा इलेक्शंस में कभी कभी अमित शाह की तुलना चाणक्य से की जाती है, क्योंकि ये पार्टी धीरे धीरे जीरो से हीरो की ओर जा रही है ना, तो हम लोग तुलना कर देते, कंपैरिजन कर देते हैं, है ना? तो जब भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम होता है ना, तो चाणक्य से उसकी तुलना की जाती है, क्योंकि चाणक्य जैसे महामंत्री होने के कारण भी मगध पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा था। समझ में आ रहा है? और लास्ट पॉइंट था कि भाग्य भी कुछ मगध का साथ था। बहुत सारी लड़ाइयां जहां पे थी, वहां पे मगध को कहीं ना कहीं प्रकृति का, हवाओं का, घटाओं का, फिजाओं का साथ मिलता रहा, इसी वजह से मगध आगे बढ़ता रहा।
तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप लेक्चर को अगर अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, 2-3 बार इसको देखिए। इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाले समय में अपलोड किया जाएगा। 1 से 2 दिन में मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। तो आप इस पूरे लेक्चर सीरीज को अच्छे से ध्यान से देखिए, आपका थ्योरी सेक्शन पूरा हो जाएगा। 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा कि आपको थ्योरी क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना है, आप कैसे इसको लिख सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं फिर राजा किसान नगर के नेक्स्ट पार्ट में। अगर चैनल पे पहले हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।